आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज जो हम जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो राज्यपाल की भूमिका के बारे में है। आप सब भली भांति जानते हैं कि राज्यपाल का पद जो है वो यूं तो राज्य की नाममात्र एग्जीक्यूटिव का पद है, राज्य की सबसे बड़ी पद है, मुखिया का पद है, पर ये पद जो है इसका लिंक केंद्र सरकार से है। क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज के रूप में काम करता है ये पद, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पद को हम पढ़ें और इस पद का जो व्यवहारिक रूप से किस तरह से हमें देखने को मिलता है ये भी समझने की कोशिश करें। ये लेक्चर जो है ये आपकी पाठ्यक्रम में कहीं पे भी रोल ऑफ गवर्नर मुझे दिखा नहीं, पर फिर भी मुझे लगा कि इसके बारे में जिक्र करना चाहिए, इसीलिए एक छोटी सी लेक्चर इसके ऊपर। किसी राजनीतिक समीक्षक ने एक बार कहा था कि अगर आप राज्य सरकार की दृष्टि से देखें तो राज्यपाल का पद एक आलंकारिक पद के रूप में हमें देखने को हमें लगता है, पर अगर केंद्र सरकार और केंद्र में जो पार्टी है पावर में उसकी नज़रिए से देखें तो ये एक राजनीतिक आवश्यकता या पॉलिटिकल नेसेसिटी के रूप में देखने को मिलता है। राज्यपाल की पद स्वाधीन भारत में पहली बार नहीं आया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारा देश का शासन किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तब भी राज्यपाल का पद था और ये पद का जिस सिद्धांत जिस प्रिंसिपल के अनुसार ये चलता था वो था कि इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ पोस्ट बाय द राज ऑफ द राज एंड फॉर द राज। ब्रिटिश राज के द्वारा ब्रिटिश राज के लिए एक पद के रूप में इसको देखा जाता था। जब संविधान सभा में स्वाधीन भारत की रूपरेखा तैयार किया जा रहा था तो तब ये इस पद के बारे में डिस्कशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हम देखते हैं पढ़ते हैं तो हमें पता चलता कि दो तरीके के व्यूज़ थे। एक व्यू मानता था कि ये एक इलेक्टेड पोस्ट होना चाहिए, सरदार पटेल इसके पक्षधर थे। एक जो उस समय का सब कमिटी बनी थी जिसके बीजी खेर, केन काटजू, पी सुब्बारायन ये लोग थे मेंबर, सब कमिटी 1 के रूप में इसको जाना जाता था। ये भी पूरी तरह से मानते थे, इनका तर्क था कि क्योंकि ये डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करते हैं और एक डेमोक्रेटिक पोस्ट है तो इसीलिए ये इलेक्टेड होनी चाहिए, इसकी गरिमा तभी बजा रहेगी, नहीं तो कोई उसको बहुत रिस्पेक्ट नहीं देंगे। चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने मन से काम करेंगे और गवर्नर सिर्फ एक सुंदर एक अलंकारिक पोस्ट होकर रह जाएगा। पर दूसरा साइड था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत हावी हुआ, बहुत भारी तर्क था, वो बी आर अम्बेडकर जी का साइड था और ये तर्क जो था ये मनोनीत करने के फेवर में था। इनका मानना था कि अगर हम दो इलेक्टेड पोस्ट, दो चीफ पोस्ट हैं स्टेट पॉलिटिक्स में और दोनों को हम इलेक्टेड बना दें तो क्लैश या कन्फ्लिक्ट की डर रहेगा कि दोनों अपनी पावर के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये बाद में प्रॉब्लम कर सकता है और एक कंटिन्यूस इश्यूज रहेंगे और इसको अगर हमें नहीं देखना है किस तरह से तो हमें राज्यपाल का पोस्ट जो है वो इलेक्टेड नहीं नॉमिनेटेड करना पड़ेगा। राज्यपाल की पोस्ट को लेके सहमति इस बात पर थी कि ये पोस्ट एक मिसाल की तरह देखना चाहिए, एक मॉडल की तरह, रोल मॉडल की तरह होना चाहिए राज्यपाल का पोस्ट, जो कि एक चारित्रिक अखंडता, निष्पक्षता और संवैधानिक ज्ञान की प्रतीक होने चाहिए। और इस पद को जो धारण करेंगे, जो पदधारक होंगे, वो स्वाभाविक रूप से एक सामान्य व्यक्तित्व होना चाहिए जो कि किसी दलीय राजनीति से सीधे तरीके से उनका बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। संविधान की गरिमा को रक्षा करने की पोस्ट है ये, तो इसको अलग से सोच समझ कर मनोनीत करना चाहिए।
ये समझ एक था जिस पे सहमति थी संविधान निर्माणकर्ताओं के बीच में। हमारे संविधान में जो प्रावधान है राज्यपाल को लेके वो 153 से 162 के बीच में अनुच्छेदों में है, जिसमें उनके कार्य, उनकी भूमिका और उनके दायित्वों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ये माना गया है कि ये मुखिया होंगे राज्य के, पर नाममात्र मुखिया होंगे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे। उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में ये कहा गया है कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स एज से कम नहीं होने चाहिए। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में, इंटीमेटली किसी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। वो किसी तरह से लाभ की पद से संबंधित नहीं होने चाहिए, ये भी माना गया है। तो ये सबको आज जब हम पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत ही गरिमामयी पद के रूप में देखने की बनाने की कोशिश की गई है। गवर्नर यूँ तो नाममात्र एग्जीक्यूटिव हैं, पर उनको कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। इन शक्ति में एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियाँ भी है, विधायिका शक्तियाँ भी है, कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी हैं और न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए है, उनकी कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ, डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो इनके हैं, ये सीधी तरीके से, क्योंकि ये नाममात्र एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये सीधी तरीके से डायरेक्टली खुद नहीं एक्सरसाइज करते हैं। ये चीफ मिनिस्टर के माध्यम से एक्सरसाइज करते हैं, या यूँ कहें कि चीफ मिनिस्टर इनके नाम पे सारा एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं। जो शब्द हमारे संविधान में लिखा है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पे ये एक्सरसाइज करते हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण जो पावर है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड जिसके हेड चीफ मिनिस्टर हैं, लीडर चीफ मिनिस्टर है, उनको भी वो अपॉइंट करते हैं। जो मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आती है पार्टी, उसकी लीडर को वो इनवाइट करते हैं रूल करने के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उनका अपॉइंटमेंट भी ये करते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ एवरी स्टेट पब्लिक कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो उसकी अपॉइंटमेंट ये करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसकी जजेस को ये अपॉइंट करते हैं। फिर हाई कोर्ट के जज को ये सीधा तो अपॉइंट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर इनके साथ कंसल्टेशन करते हैं। उसी तरह से लेजिस्लेटिव पावर्स इनकी देखें तो सबसे पहले तो जब भी हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वी कंसिडर द स्टेट लेजिस्लेचर एज द हाउसेस प्लस द गवर्नर। ही इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर की पार्ट है, तो ये जो है कोई भी बिल एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक इनकी असेंट, इनकी सिग्नेचर, इनकी अप्रूवल नहीं पाती है। बजट को प्रेजेंट ये करते हैं विधानसभा में गवर्नर, और कोई भी मनी बिल इनकी प्रायर अप्रूवल, पूर्व सिग्नेचर नहीं पाकर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो विवेकाधीन शक्तियां हैं इनकी, और विवेकाधीन शक्ति में मुख्य रूप से 3 तरह की शक्तियां हैं जिसके बारे में हमें समझने की और जानने की ज़रूरत है। वो ये है कि अगर सबसे पहले कोई पार्टी मान लीजिए नहीं पाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो उस समय गवर्नर जो हैं वो इनवाइट करते हैं उस पार्टी की लीडर को जो लार्जेस्ट पार्टी है, मेजॉरिटी नहीं पाई है पर लार्जेस्ट पार्टी है, उसको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और किसी तरह से अपना मेजॉरिटी लेके आएँ और यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएं। ये उनकी डिस्क्रेशन पावर के रूप में देखा जाता है। ये अपनी विवेक का इस्तेमाल करके संवैधानिक रूप से ये काम करेंगे, ये मान लिया गया है।
दूसरा, चूंकि ये नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट द्वारा, तो इसीलिए मान लिया जाता है कि राज्य की जो पॉलिटिक्स है उससे ये ऊपर है। जो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो पॉलिटिकल पोस्ट्स हैं, ये एक सीधी तरीके से पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये ऊपर होनी चाहिए। तो इसी वजह से अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई जहां राज्य अपनी संवैधानिक रूप से शासन तंत्र को चला नहीं पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर हो गया है, तो उस समय ये एक रिपोर्ट लिख के प्रेसिडेंट को देंगे, और ये रिपोर्ट वो किसी चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से नहीं देते हैं, अपनी विवेक का इस्तेमाल करके कि स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गया है कि यहाँ पे शासन तंत्र चल नहीं सकता, तो यहाँ पे ये विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करके रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पे प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल जो 356 के तहत लागू किया जाता है वो लागू करेंगे। तीसरा विवेकाधीन शक्ति इनकी है कि अगर ऐसी कोई बिल है जिसको ये मानते हैं कि सही बिल नहीं है, तो ये इसको विथहोल्ड कर सकते हैं, ये सीधा साइन नहीं करेंगे, इसको रख देंगे, और अगर ज़रूरत है तो इसको ये प्रेसिडेंट के लिए भी भेज देंगे, प्रेसिडेंट को उनकी परामर्श के लिए भेजेंगे। पर इस बात को लेके बहुत कंट्रोवर्सीज हैं उनकी इन 3 शक्तियों को लेके। हालांकि उनको माना गया है, कुछ लोग तो इस तरह से देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट हैं पर किसी काम के हैं नहीं, एक पपेट हैं, एक रबर स्टैम्प है, और सारा काम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर करते हैं, इनका अपना कुछ है नहीं। पर सच देखें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, और इनफैक्ट आज व्यवहारिक रूप से देखें तो ये एक पॉलिटिकल पोस्ट हो गया है, और ये खाली संवैधानिक अलंकारिक एक ज्ञानी व्यक्ति गरिमामयी पोस्ट होके नहीं रहा है। और ये इस वजह से कि केंद्र और राज्य की जो राजनीति है उसमें ये सबसे बड़े राजनीतिक पोस्ट करके एक देखा जा रहा है। इसको हम समझने के लिए तीनों जो हम डिस्क्रेशनरी पावर के बारे में बात किए, उसको हम पढ़ने से, व्यवहारिक रूप से अगर अध्ययन करेंगे तो इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, जब वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाने वाली पार्टी को बुलाएंगे। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोई पार्टी को नहीं मिली, तो इनकी डिस्क्रेशनरी पावर ये रहता है कि वो लार्जेस्ट पार्टी को, जो लीडर है उसको बुलाएंगे, उसको इनवाइट करेंगे। पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ये ऐसा नहीं करते हैं, या ये इस तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो सेंटर की जो पावरफुल पार्टी है, सेंटर को जो रूल कर रहा है, वो पार्टी जो चाहता है। तो इस तरह से संविधान की एक कार्यकर्ता या संविधान की लिंक, संवैधानिक लिंक के रूप में काम नहीं करते हैं, ये सेंटर की एजेंट, और अगर सच कहें तो जो सेंटर में जो रूल कर रहा है पार्टी, उस पार्टी हाईकमांड की एजेंट के रूप में काम करते हैं। और ये हमने देखा है 1947 के बाद की, 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, और हाल के समय में हमने बहुत सारे राज्यों में, आपने कर्नाटका में देखा, आपने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से गवर्नर जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो अपनी विवेकाधीन शक्ति को साइड में रख के दलीय हित के आधार पे खेल जो चल रहा है, जो एक नृत्य चलता है पावर का, उसमें ये इंटीमेटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि द्वितीय जो इनकी डिस्क्रेशनरी पावर है, उस प्रेसिडेंट रूल को लागू करने के बारे में, जिसमें ये इनका रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो रिपोर्ट ये भेज रहे हैं वो रिपोर्ट निष्पक्षता को ताक पर रखकर
वो भेजते हैं। अक्सर प्रेसिडेंट्स रूल जो लागू किया गया है, बहुत सारे समय पे ऐसा देखा गया है कि ये संवैधानिक मशीनरी, संवैधानिक शासन तंत्र की फेल्योर की वजह से नहीं है कि संवैधानिक रूप से सरकार चल नहीं पा रहा है, इसके वजह से नहीं है, ये पॉलिटिक्स से प्रेरित होके भेजते हैं। मुख्य रूप से जब स्वाधीनता के बाद जो पहला 40 साल था, उस समय ये बहुत देखने को मिला। जो डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म, हमारा जो लोकतांत्रिक संघवाद था, उसको समाप्त करने की बहुत कोशिश किया गया और इसमें राज्यपाल का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कहीं पे किसी रिपोर्ट में ये जिक्र था कि जो 77 केसेस पहले 40 साल में हुए प्रेसिडेंट्स रूल के, उसमें आउट ऑफ दो 77 केसेस 59 केसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल were actually imposed, denying a fully elected government its right to governance। जैसे केरला में 1959 में, पंजाब में 1971 में, मणिपुर में 1973 में और गुजरात में 1976 में। ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था वो बहुत अच्छी तरह से चला रहा था, उसके बावजूद ये लागू किया गया था। उसी तरह से जो तीसरी बात है कि असेंट रोकने की, विथहोल्ड करने की बिल से, ये भी एक रिपोर्ट मेंशन करता है, उल्लेख करता है कि 1977 से 1950 के बीच में ऑलमोस्ट 1130 bills, 1130 bills were reserved for presidential assent, presidential advice। वो रिजर्व कर दिया गवर्नर्स ने अलग अलग स्टेट्स में कि ये सेंटर को भेजना है, और उसमें से 31 ऐसे केसेस है जो कभी जिसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने बहुत लंबा समय लिया इन बिल्स को पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए और उस पर अपनी व्यू देने के लिए। At one instance, the president took almost 12 years to refuse to consent to a bill, and this bill was related to the trade union bill of West Bengal, और ये 1969 में ये पास हुआ था वेस्ट बंगाल लेजिस्लेचर द्वारा। 12 इसको गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। 12 साल तक ये प्रेसिडेंट के टेबल पे रहा। उसी तरह से कर्नाटका ने एक बिल पास किया था, एसेंशियल कमोडिटीज बिल, 1976 में, 1976 में, और इसको भी गवर्नर ने भेज दिया और ये 8 साल तक वहीं पड़ा रहा प्रेसिडेंट के टेबल पे। प्रेसिडेंट इसके ऊपर टाइम नहीं दे पाए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो गवर्नर है वो राज्य सरकार को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण पद के रूप में होके आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि मुख्य कारण ये है कि जो गवर्नर की नॉमिनेशन होती है वो बहुत ही एक पॉलिटिकल नॉमिनेशन के रूप में देखा जाता है। जैसे कि संविधान निर्माणकर्ताओं ने सोचा था या एक उम्मीद जताया था कि ये एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। माना जाता है कि सिर्फ शुरुआती दिनों में जब प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को गवर्नर बनाने की कोशिश की, हाई कैलिबर के लोग थे जिनको वो गवर्नर बनाने की कोशिश किए। पर जब तक चतुर्थ जनरल इलेक्शन का हो गया, उसके बाद बाद के समय में ये एक प्राइज पोस्ट हो गया जो रूलिंग पार्टी का, सेंटर में जो रूलिंग पार्टी था उसकी प्राइज पोस्ट हो गया। तो या तो जो हारे हुए उनके पॉलिटिशियंस थे पार्टी के, रिटायर्ड पॉलिटिशियंस थे,
या ऐसे लोग जिनको एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत थी पर वो पार्टी से उनको हटाना नहीं चाह रहे थे, तो उनको इसको एक रिवार्ड की तरह पकड़ा दिया गया। तो इस तरह से जो है इस पोस्ट का यूज़ किया गया। एक जो सर्वे किया था सरकारिया कमीशन 1983 में जो था, सर्वे के अनुसार उन्होंने देखा कि 1947 से 1984 के बीच में करीब करीब 60% जो गवर्नर्स थे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था पॉलिटिक्स में, वो इंटीमेटली कनेक्टेड थे पॉलिटिक्स में जब उनको गवर्नर का पोस्ट दिया गया। तो इस तरह से आप ये जो है ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वो चाहता था कि गवर्नर की पोस्ट को जब आप नॉमिनेट करते हैं तो कुछ कन्वेंशंस को, कुछ परंपराओं को ध्यान में रखें, पर वो परंपराएं कभी मानी नहीं गई। ये बहुत दुख की बात है। जैसे एक परंपरा वो चाहते थे कि जिस राज्य के आप राज्य के गवर्नर होने जा रहे हैं, आपका उस राज्य से संबंध नहीं होना चाहिए, आप नेटिव नहीं होने चाहिए उस राज्य के, यू शुड नॉट बिलोंग टू दैट कंट्री, सॉरी टू दैट स्टेट। पर ये शुरुआती दिन में ही ऐसा हुआ जब सरदार उज्जैल सिंह पंजाब के बनाए गए और मिस्टर एस.सी. मुखर्जी वेस्ट बंगाल के बनाए गए, पद्मजा नायडू भी वेस्ट बंगाल के बनाए गए, और ये सब अपने उसी राज्य के, पंजाब के थे उज्जैल सिंह जी और एच.सी. मुखर्जी जो पद्मजा नायडू जी वेस्ट बंगाल के थे। तो ये परंपराओं को हम माने नहीं, और ये भी माना गया कि एक और परंपरा को धीरे धीरे इवॉल्व कर विकसित किया जाएगा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे परामर्श किया जाएगा, उनकी सहमति से एक राज्यपाल को भेजा जाएगा उसी राज्य में। पर ये परंपरा भी आज तक हो नहीं पाया है। तो ये नॉमिनेशंस के इश्यूज़ हैं जिसको लेके गवर्नर का पोस्ट जो है एक पॉलिटिकल पोस्ट के रूप में सेंटर ही देखता है और वो भेजता है अपनी एजेंट के रूप में उनको। दूसरा, जब हम गवर्नर की पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ सेड दैट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। प्रेसिडेंट जब तक चाहे, ये बहुत अजीब बात है क्योंकि 5 साल के लिए इनकी पोस्ट होती है, पर अगर इस बीच में नई गवर्नमेंट आ जाती है सेंटर में तो हम अक्सर देखते हैं कि गवर्नर या तो रिज़ाइन कर देते हैं या गवर्नर को हटा दिया जाता है किसी बहाने से और दूसरे गवर्नर ले लिया जाता है। और ये शुरुआत अभी की बात नहीं है, ये इमरजेंसी के बाद से इसको हमें बहुत देखने को मिला। जब जनता गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट आया और जनता गवर्नमेंट ने सारे जितने प्रीवियस गवर्नमेंट के अपॉइंटीज थे उनको हटा दिया। फिर 1980 में जब मिसेस गांधी वापस आई तो उन्होंने जनता गवर्नमेंट की सारे अपॉइंटीज को हटा दिया। तो ये एक खेल जो चला वो खेल आज तक बरकरार है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की पोस्ट, गवर्नर की जो पोस्ट है वो एक पॉलिटिकल पोस्ट के रूप में देखा जाता है। ये सेंटर ही नहीं चाहता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के रूप में इसकी गरिमा को बरकरार रखा जाए। ये बहुत दुख की बात है। अनेक कमीशंस, कमिटीज़, जजमेंट्स के माध्यम से विभिन्न रिकमेंडेशंस आए हैं। जैसे नबम रेबिया जजमेंट 2016 का था। इट रूल्ड दैट द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नर्स डिस्क्रेशन Article 163 is very limited and his choice of action should not be arbitrary and fanciful. इस कोर्ट जजमेंट के अनुसार ये माना गया कि जो गवर्नर की चॉइसेस होनी चाहिए, डिस्क्रेशन, अपनी विवेकाधीन शक्तियों को जब इस्तेमाल करते हैं तो इट शुड बी डिक्टेटेड बाय रीज़न। ये सही माने में विवेक के अधीन आधार पे करना चाहिए। इट शुड बी एक्चुएटेड बाय गुड फेथ एंड टेम्पर्ड बाय कॉशन, पर ऐसा नहीं होता है। दूसरा, 1968 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि जो गवर्नर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट्स रूल के लिए भेजा जाता है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और ये अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को नहीं लिखना चाहिए, वो अपनी जजमेंट अपने विवेक के आधार पर लिखें और संविधान को नज़र में रखते हुए लिखें, ध्यान में रखते हुए लिखें। राजमन्ना कमेटी 1971 ने रिकमेंडेशन दिया कि 356 और 357 के आर्टिकल्स जो हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट्स रूल अक्सर लागू कर दिया जाता है, इन दोनों को हटा देना चाहिए।
सरकारिया कमीशन 1988 में अपने रिकमेंडेशंस में दिया कि 356 की जो यूज़ किया जाता है, जो रिपोर्ट ये भेजते हैं, उसको बहुत ही रेयर केसेस में इनको यूज़ करना चाहिए, और जब अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गया है तब तक नहीं आ जाए, जब तक अनअवॉइडेबल सिचुएशन, तब तक इनको रिपोर्ट इस तरह का भेजना नहीं चाहिए। जस्टिस वेंकट चेलिया कमीशन 2002 में रिकमेंड किया कि ठीक सरकारिया कमीशन की तरह कि इसको लास्ट रिजोर्ट की तरह देखना चाहिए, रेमेडी की तरह देखना चाहिए। पूंछी कमीशन जो है 355 और 356 को अमेंडमेंट के लिए बात किया, रिकमेंडेशन दिया, और ये माना कि स्टेट का सरकार को जिस तरह से गिरा दिया जाता है, अक्सर इसको मिसयूज़ करके 356 को, इसको ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए, और इसके लिए गवर्नर को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का सही रूप से इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आगे हम किस तरह से देखें, सबसे पहले ये जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, जो नॉमिनेशन है उनका, वो बहुत अच्छी तरह से क्लियरली स्पेल्ट आउट होनी चाहिए, लेड आउट होनी चाहिए। उनकी टेन्योर फिक्स होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार रहे ना रहे, नई सरकार आए, पर इनको कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को संभव संविधानिक रूप से उनको संरक्षण देने की ज़रूरत है। संविधान जो गवर्नर होंगे उनका वो ऐसे व्यक्तित्व होनी चाहिए जैसे संविधान निर्माता चाहते थे, उस तरह की व्यक्तित्व होनी चाहिए जो जुडिशियसली, इम्पार्शियली और एफिशिएंटली काम कर पाएँ। पॉलिटिकल पर्सनल्स को नहीं देना चाहिए, इंटीमेटली कनेक्टेड हो पॉलिटिक्स से, उनसे उनको गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स, कुछ परंपराओं के आधार और परंपराओं का आधार रखना चाहिए कि किस तरह से जो गवर्नर हैं वो अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करें। मुंबई जो वर्डिक्ट आया था उसमें माना गया है कि अगर वो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल के लिए जब अपना रिपोर्ट भेजते हैं, वो बदनीयती से, किसी तरह से मैलिफाइड इंटेंशन से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गवर्नर का पोस्ट है वो एक बहुत ही विवादास्पद पोस्ट हो गया है आज, और ये आज की बात नहीं है, शुरुआती दौर से ही ये है, और इसको ठीक किया जा सकता है अगर संवैधानिक संशोधन लाने की कोशिश की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पद की गरिमा को, चाहे कोई भी पार्टी आए पावर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये अपनी इस पद की गरिमा को रखने की ठान लेता। तो आप लोग गवर्नर की पद को ज़रूर पढ़िएगा जब केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।